दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे इस वीडियो में। अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन डाउरी लॉज, जिसकी काफ़ी टाइम से हम ये कह सकते हैं कि जिस जजमेंट की, लैंडमार्क जजमेंट की काफ़ी वक्त से हम इंतज़ार कर रहे थे। सेक्शन 498 आईपीसी का जो मैसिव मिसयूज़ देखने को मिल रहा है डाउरी लॉज को, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे जो भी मैट्रिमोनियल लाइफ में, उसके लिए लैंडमार्क जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की अभी ये रिसेंट आई है। अगर आप कोई भी इस तरह की डाउरी हरासमेंट के ऊपर हस्बैंड के तौर पर, हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स के तौर पर इस तरह की कोई भी फॉल्स लिटिगेशन फेस कर रहे हैं, स्पेशली एफआईआर जो पुलिस लॉन्च कर देती है 498 आईपीसी, 323, 406 आईपीसी वगैरह के ऊपर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत तरह की ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि क्यों इस तरह के केसेस फाइल हो रहे हैं, क्या इनका समाधान हो सकता है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ रिक्वेस्ट की है जो हमारे लेजिस्लेचर हैं उनको कि आप जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स है 498 आईपीसी या जो नया अब लॉ आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 85 और 86, 85 एंड 86 है कि उसमें अभी भी टाइम रहते आप ज़रूरी जो चेंजेस है वो कर लीजिए। अदरवाइज़ हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको टाइम रहते आप इसको ध्यान दीजिए। तो क्या है ये जो भी रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या इस केस के इफेक्ट्स रहे हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट क्वैश कर दी जबकि हाई कोर्ट ने जजमेंट क्वैश करने से साफ मना कर दिया, क्या इसमें हस्बैंड की तरफ से फाइल हुआ, क्या कंटेंशन रेज की गई, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं और भी आपको देता रहूँगा, सो दैट आप अगर इस तरह की कोई लिटिगेशन फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिल सकती है। अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, ये केस का टाइटल है। डिसाइड हुआ ये 3 मई 2024। सुप्रीम कोर्ट वाइल क्वेश्चनिंग एफआईआर अंडर सेक्शन 323, 406, 498A, 506 आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में 323 सेक्शन की ये एफआईआर थी, 406 था उसमें, 498A था, 506 था। had requested the legislature to consider making necessary changes in sections 85 and 86 respectively of भारतीय न्याय संहिता, जो कि सेक्शन 85 और 86 जो है रिप्लेस करेंगे सेक्शन 498A आईपीसी को। तो 1 जुलाई 2024 से, जो कि अभी तक बताया गया है, नया हमारा क्रिमिनल लॉ आ जाएगा, तो भारतीय न्याय संहिता होगा आईपीसी की जगह पर, और वहाँ पर 498A की जगह सेक्शन 85 और 86 ले लेंगे बिफोर बोथ द न्यू प्रोविजंस कम इनटू फोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने की, उसको टाइम रहते अभी ही कर लीजिए। अभी मई 2024 चल रहा है, 1 जुलाई 2024 से पहले, ताकि हमारे जो चेंजेस है वो इफेक्टिवली वहाँ पर काम कर सके। फैक्ट्स की अगर बात करें तो मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, जबकि हाई कोर्ट था पंजाब एंड हरियाणा का, उन्होंने 5 अप्रैल 2022 को एक जजमेंट पास की इस केस में, CRMM 14198 ऑफ 2022, फाइल्ड बाय द एपिलांट। एपिलांट जो था वो हस्बैंड था, चार्जशीट में सिर्फ वही एक एक्यूज था। ऑल्दो एफआईआर तो कई लोगों के और थी अगेंस्ट, बट चार्जशीट जो फाइल की थी पुलिस ने वो सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट की थी। हाई कोर्ट के पास जब क्वेश्चन गई तो हाई कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसको क्वैश नहीं करेंगे, और एफआईआर जो थी 323, 406, 498A, 506 आईपीसी में थी, जो कि वाइफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने लॉन्च करवाई थी, अर्बन स्टेट हिसार पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट हिसार इन हरियाणा। तो जब वो क्वेश्चन डिक्लाइन कर दी गई हाई कोर्ट के द्वारा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस एफआईआर में 4 और एक्यूज भी थे जो फैमिली मेम्बर थे हस्बैंड के। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि पूरी फैमिलीज को एफआईआर में रोप इन कर लेते हैं, चाहे किसी भी तरह के एलिगेशन लगाकर पुलिस जो है इजीली वहाँ पर मैनेज हो जाती है। बट क्योंकि फिर वही बात है कि कुछ एविडेंस नहीं मिलता, तो पुलिस जो है, कुछ एविडेंस नहीं है तो हस्बैंड के अगेंस्ट जो ज़रूर चलान जो है वो पेश करती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स को पुलिस वाले निकाल देते हैं, बट जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट चलान वहाँ पर चार्जशीट जो है फाइल कर देते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ, चारों फैमिली मेम्बर्स को निकाल दिया, बट हस्बैंड के अगेंस्ट चार्जशीट जो है फाइल कर दी गई, और बाकी जो 4 एक्यूज थे, 4 फैमिली मेम्बर्स थे, उनके अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने फाइल कर दी। अब हस्बैंड जो था, एपिलांट जो था, उसकी क्या कंटेंशंस रही। उसने बोला कि जो उसने एक डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी, और उसकी मदर ने एक डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल किया था। जो भी एफआईआर में कंप्लेनेंट है वाइफ है। मैंने तो कहता है जी 2019 में एक डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी, 2020 में मेरी मदर ने डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट, जो कि मेरी वाइफ है, उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट फाइल की थी। ऑल्दो ये सुनने में थोड़ा अचरज रखता है कि जनरली हम देखते हैं कि डॉटर इन लॉ ही मदर इन लॉ या फैमिली जो भी इन लॉज हैं उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट फाइल करती है। बट मेरा एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर, जहाँ पर मैंने बताया है कि मदर इन लॉ भी
डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस है तो वहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकती है, इसका एक प्रोविज़न है वहाँ पर। तो वो हस्बैंड कहता है कि हमारे 2 केसेस जो है 2019 और 20 में फाइल हो गए थे। एज अ काउंटर ब्लास्ट टू द सेम एफआईआर जो है 2021 में, देखिए 19 और 20 में केस फाइल किए, 21 में उसने कहते हैं जी ये एज अ काउंटर ब्लास्ट एफआईआर जो है लॉन्च करवा दी 11 महीने के बाद, ठीक है, फ्रॉम द डेट द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट लेफ्ट हर मैट्रिमोनियल होम। तो 11 महीने जब वो अपना घर छोड़कर चली गई थी, ससुराल छोड़कर चली गई, तो 11 महीने के बाद उसने ये एफआईआर जो है लॉन्च करवाई। जब उसको समन मिले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस में, जब उसको समन मिले तो इसने एफआईआर लॉन्च करवा दी, और इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी नहीं है कि उसने क्यों डिले किया। अगर उसके अगेंस्ट कुछ हुआ है, कोई एट्रॉसिटी हुई है, क्रूअलिटी हुई है, तो वो बहुत जल्द एफआईआर करवाती, बट उसने नहीं करवाया। ससुराल छोड़ने के 11 महीने बाद तक भी एफआईआर नहीं करवाई, बट जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर उसको समन मिले तो उसने एफआईआर वहाँ पर लॉन्च करवा दी। तो ये साफ तौर पे काउंटर ब्लास्ट है। एफआईआर वॉज फाइल्ड विद एन ओब्लिक मोटिव एंड बाय ऑफ वेनिजेंस टूवर्ड्स द एपिलेंट। एक बदला लेने के लिए एक गलत मोटिव के तहत एफआईआर जो है लॉन्च करवाई है। फर्स्ट इन्फॉर्मेंट मीन्स जिसने एफआईआर लॉन्च करवाई वाइफ, और एपिलेंट मीन्स हस्बैंड। 12 साल से उनकी शादी थी, 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। एलिगेशंस जो है एफआईआर में वो बहुत ही वेग है, जनरल है, कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन इंसिडेंट हरासमेंट का कहीं पर भी मेंशन एफआईआर में नहीं किया गया। वाइफ की तरफ से जो सबमिशन थे वो उन्होंने कहा कि जी कॉन्टीन्यूस डिमांड थी वहाँ डाउरी की, जो स्टैंडर्ड रहता है। अफेयर था इनका किसी और वुमेन के साथ, इन्होंने कोई मेंटेनेंस पे नहीं की। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल की गई है वाइफ के अगेंस्ट वो टोटल फ्रिवलस है। ओनली विद अ व्यू टू सेव द मैरिज शी केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट इन्फॉर्म इट अप टू द अदर्स, कि मैं अपनी मैरिज को बचाना चाहती थी इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। तो स्टैंडर्ड ये अगर डिले होता है तो वाइफ की तरफ से ये स्टैंडर्ड रहता है एक्सप्लेनेशन कि मैं अपनी मैरिज को बचाने के लिए मैंने किसी को बताया नहीं और कोई भी एफआईआर या कोई कंप्लेंट मैंने लॉन्च नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कपल है उसकी शादी अक्टूबर 2008 में हुई, वो तकरीबन 10 साल इकट्ठे रहे। बच्चा 2012 मार्च 2012 में उनको एक बच्चा भी हुआ। हस्बैंड ने 2019 में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी क्रूअलिटी की ग्राउंड पे। डिवोर्स पिटीशन जो है बाद में विड्रॉ भी कर ली थी क्योंकि उनको हिसार में आना जाना मुश्किल था, तो जो भी था रीज़न वो विड्रॉ भी हो गई। एपिलेंट की जो मदर है, हस्बैंड की जो मदर है, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक केस फाइल किया है वाइफ के अगेंस्ट अक्टूबर 2020 में। द प्लेन रीडिंग ऑफ द एफआईआर, अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज, कोई हायर अथॉरिटी जो है कैसे एफआईआर को देखता है। उन्हें बोला कि अगर हम एफआईआर की एक प्लेन रीडिंग करें, मीन्स एक बार आराम से बिल्कुल उसको सिर्फ पढ़ें और चार्जशीट के पेपर्स को देखें, तो इंडिकेट क्या होता है कि जो एलिगेशंस हैं वहाँ पर वो बिल्कुल वेग है, जनरल है, स्वीपिंग, स्पेसिफाइंग नो इंस्टांसेस ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट। एक जनरल एलिगेशन लगा दिए, कहीं पर कोई स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेट टाइम कहीं नहीं है कि कोई भी ऑफेंस उसके अगेंस्ट हुआ है तो कब हुआ, कौन से दिन हुआ, कोई टाइम कुछ भी नहीं है। इवन जो पुलिस थी उसको भी लगा कि बाकी फैमिली मेम्बर जो थे उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देना चाहिए, तभी उनके अगेंस्ट कोई चार्जशीट भी फाइल नहीं की गई। इवन पुलिस को भी कोई एविडेंस नहीं मिला। तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि वी आर ऑफ द व्यू दैट एफआईआर लॉन्च्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 वाज नथिंग बट अ काउंटर ब्लास्ट। तो देखिए इतनी चीज़ों पे ही सुप्रीम कोर्ट को समझ आ गया कि डिवोर्स पिटीशन का काउंटर ब्लास्ट है, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे जो कंप्लेंट है उसका एक काउंटर ब्लास्ट है। तकरीबन 2 साल के बाद आफ्टर फाइलिंग ऑफ डिवोर्स पिटीशन जो है, और 6 महीने जब उसका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस हुआ उसके 6 महीने के बाद, डिवोर्स पिटीशन के तकरीबन 2 साल के बाद ये जो एफआईआर जो है लॉन्च हुई है। तो 2 साल के आसपास वो ऑलमोस्ट साइलेंट रही, जो भी वो वाइफ थी। विथ सच एन अनएक्सप्लेन डिले इन फाइलिंग द एफआईआर वी फाइंड दैट सेम वाज फाइल्ड ओनली टू हरास द एपिलेंट। सिर्फ हरासमेंट के लिए फाइल की गई है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर वो कहते इफ़ अ पर्सन इज टू मेड टू फेस अ क्रिमिनल ट्रायल on some general and sweeping allegation without bringing on record any specific instances of criminal conduct, it is nothing but abuse of process of court। कि अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टांस है ही नहीं वहाँ पर कि कब उसने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया, तो ये क्या है, एक अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, कोर्ट को मिसयूज़ ही कर रहे हैं। द कोर्ट ओज अ ड्यूटी टू सब्जेक्ट द एलिगेशंस लेवल्ड इन द कंप्लेंट टू अ थोरो स्क्रूटनी। कहते हैं कोर्ट की भी वहाँ ड्यूटी है, खासकर मैट्रिमोनियल केसेस में जहाँ पर प्राइमा फेसाई कुछ भी नहीं दिख रहा,
एलिगेशंस भी इतने वेग है, इतने जनरल है, जहाँ पर कोई भी कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है और सोल ऑब्जेक्ट जो होता है वहाँ पर वो सिर्फ वहाँ पर हरासमेंट का ही रहता है। तो वहाँ पर कोर्ट को भी बहुत ध्यान से चीज़ें देखनी चाहिए। अगर कहते इफ़ द वाइफ ऑन अकाउंट ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स डिसाइड्स टू हरास, कहते हैं अगर एक वाइफ जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते डिसाइड कर लेती है कि मुझे हस्बैंड और उनके फैमिली मेम्बर्स को हरास करना है, तो वो प्रॉपरली एलिगेशन जो है एफआईआर में लगाएगी, हर तरह के इंग्रेडिएंट को कवर करते हुए। इवन जो कंप्लेंट ड्राफ्ट भी की जाती है वो भी लीगल प्रोफेशनल्स एडवोकेट्स की हेल्प से कंप्लेंट एफआईआर जो है ड्राफ्ट करवाई जाती है, ताकि कोई भी किसी भी तरह का लूप होल वगैरह डेफिशिएंसी ना रहे। However, that does not mean the court should shut its eyes and raise its hand in helplessness। तो कहते हैं ये भी अगर है कि बहुत उन्होंने काफ़ी अच्छे से लीगल माइंड अप्लाई करके कंप्लेंट वगैरह लिखाई है एडवोकेट्स की हेल्प से, तो भी कोर्ट की ड्यूटी है कि वो वहाँ पर देखे कि क्या सही है क्या गलत है। कोर्ट अपनी आंखें बंद कर कर वहाँ पर ये नहीं कह सकता कि आई एम हेल्पलेस, ये तो एफआईआर में लिख दिया। तो भी कोर्ट को ध्यान से सारी चीज़ें देखनी है, किस तरह का वहाँ पर एविडेंस जो है चार्जशीट के पेपर्स में डिस्क्लोज हो रहा है कि किस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस वहाँ पर है। इफ़ द एलिगेशंस अलोन एज लेवल्ड मोर पर्टिकुलरली इन द केस लाइक द वन इन हैंड आर टू बी लुक्ड इनटू और कंसिडर्ड, देन व्हाई द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थॉट फिट टू फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट अगेंस्ट द अदर को-एक्यूज्ड। कहते हैं कि अगर हम एलिगेशंस को देखें तो एलिगेशंस तो 5 लोगों के नाम एफआईआर थी, पांचों के अगेंस्ट सिमिलर टाइप के वेग एलिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो थी, पुलिस जो थी, उन्होंने क्यों चूज़ किया कि 4 के अगेंस्ट तो उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी बट हस्बैंड के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस डिड नॉट डीम फिट टू फाइल चार्जशीट अगेंस्ट द अदर। क्यों उन्होंने सोचा कि अगर एलिगेशन थे, पेरेंट्स थे वहाँ पर, हस्बैंड के ब्रदर है सिस्टर है, तो सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट ही क्यों वहाँ पर चार्जशीट फाइल हुई, बाकियों के अगेंस्ट क्यों वहाँ पर ड्रॉप कर दी प्रोसीडिंग। इट अपीयर्स दैट द इवन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वॉज कन्विंस्ड दैट एफआईआर वॉज नथिंग बट आउटबर्स्ट अराइजिंग फ्रॉम अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कि एफआईआर कुछ नहीं है, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उसी का ये आउटकम है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस वहाँ नहीं बनता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप और आगे लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के केसेस होते क्यों हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि द पेरेंट्स इंक्लूडिंग द क्लोज रिलेटिव्स, ये है मेन प्रॉब्लम। द पेरेंट्स इंक्लूडिंग द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द वाइफ, जो पेरेंट्स हैं वाइफ के, उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो राई का पहाड़ बना देते हैं, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल्वेजिंग द सिचुएशन, मेकिंग ऑल पॉसिबल एंडेवर्स टू सेव द मैरिज, their action either due to ignorance or on account of sheer hatred towards the husband and his family members bring about complete destruction of the marriage on trivial issues। तो कहते हैं ये लोग जो है, इनको चाहिए कि मैरिज को बचाएं, पूरी कोशिश करें कि अगर कोई छोटी मोटी बातें हो भी गई हैं तो उसको सही तरीके से हैंडल करें, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें, ना कि अपनी नफ़रत के कारण। नफ़रत क्या होती है, जो हस्बैंड है, उसकी फैमिली मेम्बर्स है, उसके अगेंस्ट उनको बहुत नफ़रत हो जाती है, या उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो राई का पहाड़ बनाकर इतना बड़ा इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं चीज़ों को, कि वो अल्टीमेटली उनको लगता है कि पुलिस इज़ द पेनिशिया ऑफ ऑल इवल, कि पुलिस को बुला लो, पुलिस के पास कंप्लेंट कर दो, एफआईआर लॉन्च करवा दो, तो बस हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का हल जो है पुलिस है। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नो सूनर द मैटर रीचेज अप टू द पुलिस देन इवन इफ देयर आर फेयर चांसेस ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन द स्पाउसेस दे वुड गेट डिस्ट्रॉयड। एक बार मामला पुलिस के पास चला गया तो अगर कोई थोड़ा बहुत रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी भी होती है तो सारा कुछ जो है वो तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बिल्कुल साफ तौर पे इस जजमेंट में कहा। फाउंडेशन जो इन्होंने बताई कि एक अच्छी मैरिज की जो फाउंडेशन रहती है वो टॉलरेंस है, एडजस्टमेंट है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, टॉलरेंस टू ईच अदर्स फॉल्ट टू अ सर्टेन बियरेबल एक्सटेंट। अगर कहीं बियरेबल एक्सटेंट तक कुछ हो सकता है, कोई फॉल्ट भी हो गया किसी भी स्पाउस से, किसी भी पार्टी से, तो वहाँ पर टॉलरेंस होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए, बहुत माइनर या जो कहे रूटीन के मैटर है, वहाँ पर उसको एग्जैजरेट मीन्स बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहिए, ना ही आउट ऑफ प्रपोर्शन इस तरह से बताया जाए कि 1 का 10, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, कि 1 का 10 बनाकर नहीं कहना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो मैरिज है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। कोर्ट मस्ट अप्रिशिएट दैट ऑल क्वारल्स मस्ट बी वेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन डिटर्मिनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्रूरलिटी इन ईच पर्टिकुलर केस। कोर्ट्स के लिए भी उन्होंने कहा कि आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के झगड़े आपके पास आ रहे हैं। हर झगड़ा जो है 498A की क्रूरलिटी के अंडर नहीं आता, बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं।
अ वेरी टेक्निकल एंड हाइपर सेंसिटिव अप्रोच वुड प्रूव टू बी डिजास्ट्रस। बहुत ज़्यादा टेक्निकली अगर आप सोचोगे तो वो डिजास्ट्रस होगा फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इन मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स उन्होंने कहा कि मेन जो सफरर्स होते हैं, मेन जिनका नुकसान होता है वो होते हैं बच्चे। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए हेट्रेड के कारण बहुत तरह से काफ़ी लड़ते रहते हैं, बट अल्टीमेटली जो नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है जो माइनर बच्चे होते हैं, कोई 2 साल का है, 1 साल का है, 5 साल, 10 साल, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा उनकी साइकोलॉजी पे, उनकी अपब्रिंगिंग पे मेजर इफेक्ट होता है। डिवोर्स प्लेज अ ड्यूबियस रोल सो फार एज अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन इज कंसर्न। द ओनली रीजन वाई वी आर सेइंग सो इज दैट इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द होल इशू डेलिकेटली, इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वुड ब्रिंग अबाउट नथिंग बट हेट्रेड फॉर ईच अदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिना क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है इनिशिएट किए आपस में इसको सॉल्व करो तो अच्छा रहेगा। एक बार क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी तो रिकन्सिलेशन ख़त्म, बच्चों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट और सिर्फ नफरत ही लेके आएगा और कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला है। देयर मे बी केसेस ऑफ जेन्युइन इल ट्रीटमेंट एंड हरासमेंट बाय हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेम्बर्स टुवर्ड्स द वाइफ। कहते जेन्युइन भी होते हैं, बट जो डिग्री है इल ट्रीटमेंट की, हरासमेंट की, वो अलग अलग रहती है। पुलिस मशीनरी जो है, पुलिस को भी वहाँ पर एक तरह से हिदायत दी, शुड बी रिजॉर्टेड टू एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। पुलिस को अगर आपने यूज़ करना है, इवन पुलिस को अगर इंटरफियर करना है तो वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, दैट टू इन वेरी जेन्युइन केस ऑफ क्रुएलिटी एंड हरासमेंट। अगर जेन्युइनली क्रुएलिटी हो रही है, जेन्युइनली हरासमेंट है, तभी आप पुलिस को इन्वॉल्व करो, अदरवाइज नहीं। पुलिस मशीनरी को इसलिए यूज़ नहीं करना कि आप हस्बैंड को एक तरह से मनी एक्सटॉर्ट करना है, कि रैंसम कुछ भी आपको उसको बंदी बनाना है कह लीजिए, या उससे रैंसम कुछ आपने एक्सटॉर्शन करना है कि या तो दे या फिर मैं तुझे अंदर करवाऊं या फिर मैं पुलिस के हवाले करूं। कोई भी इस तरह का नहीं, पुलिस मशीनरी को नहीं यूज़ करना चाहिए। इन ऑल केसेस वेयर वाइफ कंप्लेन्स ऑफ हरासमेंट और इल ट्रीटमेंट, सेक्शन 498A ऑफ IPC कैन नॉट बी अप्लाइड मैकेनिकली। हर केस जो है जहाँ पर हरासमेंट हुई है, इल ट्रीटमेंट हुई है वाइफ की, सेक्शन 498A मैकेनिकली अप्लाई नहीं हो सकता। इसके रिगार्डिंग मेरी और भी आपको वीडियोस मिलेंगी जहाँ पर मैंने बताया है कि 498A क्या है और 498A क्या नहीं है, कैसे 498A क्वैश हो सकता है, किन किन ग्राउंड्स पर, डिटेल में वो वीडियोज़ आपको मिलेंगे। जजमेंट उसमें बहुत सारी मैंशन की गई है, तो मैकेनिकल वे में 498A अप्लाई नहीं हो सकता। नो FIR इज़ कंप्लीट विदाउट सेक्शन 506(3)(3). तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखा जाता है हर FIR में जहां 498A लगता है, 506(3)(3) अपने आप लगा दिया जाता है। कोई भी FIR बिना इन सेक्शंस के कंप्लीट ही नहीं होती। हर मैट्रिमोनियल कंडक्ट में किसी भी तरह का झगड़ा होता है, वहां पर क्रुएलिटी नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा अगर कोई भी किसी भी तरह से वहाँ पर नाराज़गी है, झगड़ा है, तो वहाँ क्रुएलिटी भी है, ऐसा नहीं है। मेयर ट्रिवियल इरिटेशंस, क्रुएल्स between spouses which happen in day to day married life may also not amount to cruelty। क्योंकि क्रुएलिटी जो है अलग से डेफिनेशन गिवन है 498A IPC में। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ क्रुएलिटी बताया है कि क्रुएलिटी 498A के अकॉर्डिंग है क्या। ये जनरल क्रुएलिटी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर एक तरह से एग्रावेटेड जो है क्रुएलिटी की, वो फॉर्म है क्रुएलिटी। अगर इस तरह की लेवल की क्रुएलिटी है तभी 498A एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो कंक्लूजन क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? For the foregoing reasons, we have reached to the conclusion that if the criminal proceedings are allowed to continue against the appellant, तो इस केस में जो appellant है उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर criminal proceedings हम रखते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं, same will be nothing but short of abuse of process of law and travesty of justice। तो ये abuse के अलावा और कुछ नहीं है। दिस इज अ फिट केस वेर इन हाई कोर्ट शुड हैव एक्सरसाइज इट्स इनहेरेंट पावर। 482 में वहाँ पर क्वैश होनी चाहिए थी, बट उसने नहीं की, हम यहाँ पर क्वैश कर रहे हैं। रिक्वेस्ट फर्दर क्या की सुप्रीम कोर्ट ने? कुछ साल पहले प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का एक केस था, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर को रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है एग्जिस्टिंग लॉज में चेंजेस लाइए, हमारी सोसाइटी गलत डायरेक्शन में जा रही है इस तरह के लॉज के कारण, तो अगर हम पॉजिटिविटी चाहते हैं तो लॉज में डेफिनेटली हमें अमेंडमेंट चाहिए। इस केस में भी उस केस को रेफ़र करते हुए, प्रीति गुप्ता के केस को रेफ़र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिक्वेस्ट की लेजिस्लेचर को कि आप ये काइंडली इसको देखिए। अब नए अभी 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता आ रही है, वहाँ पर सेक्शन 85 और 86 जो है वो डील कर रहे हैं सेम चीज़ को जो अभी 498A IPC डील कर रहा है। तो टाइम रहते इसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस है, ये डिटेल जजमेंट है, तो जो भी हमने इसमें ऑब्जर्व किया है, तो जो भी चेंजेस आपको लगता है इसमें रिक्वायरमेंट है तो उसको डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप इस तरह की कोई भी लिटिगेशन फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस जजमेंट का, इस वीडियो का
बेनिफिट ले सकते हैं। काफ़ी डिटेल में ये जजमेंट है, इसको नेट पे पढ़िए, आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई भी और इशू है आप बता सकते हैं। चैनल के जो हमारे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर लिख कर बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और इशू है जो हमें, जिस पर अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, आप मुझे डेफिनेटली सजेस्ट कीजिए। आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस इस पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, तो आप इनको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।